हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 28 अप्रैल के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और दोस्तों बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। अन्य किसी भी यूट्यूब चैनल से हमारा करंट अफेयर का वीडियो यूनिक होता है, तो प्लीज दोस्तों यह ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं है। हमारे लिए बहुत ही अच्छे समाचार है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 29,435 हो गई है और 21,632 लोगों का इलाज चल रहा है और 6,868 लोग अब ठीक हो गए हैं, लेकिन 934 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना वायरस अपडेट की और बात करें तो नीति आयोग का एक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। नीति आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कोविड-19 के प्रभावों पर विचार के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो यह बात थी कोरोना वायरस अपडेट की। अब यह पहला क्वेश्चन, शंकराचार्य ने कितनी पीठों की स्थापना करवाई? शंकराचार्य जी की जन्म जयंती हाल ही में मनाई गई और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। तो शंकराचार्य ने भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक पीठ की स्थापना करवाई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। और हम सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की और महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया। और शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद बोले तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसे कहते हैं अद्वैतवाद। और पहले हम बात करते हैं इन शंकराचार्य के चारों पीठ की। शंकराचार्य ने 4 पीठ की जो स्थापना की वो यहां हम सचित्र समझ ले। तो उत्तर में उत्तराखंड में बद्रीनाथ में स्थित है यह ज्योतिष पीठ और यहां आप इमेज भी देख सकते हैं। और पश्चिम में गुजरात में द्वारिका में स्थित है शारदा पीठ, जो यहां आप देख सकते हैं। और पूर्व और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में मैसूर कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ स्थित है और पूर्व में ओडिशा के पुरी में यह गोवर्धन पीठ। तो इसी तरह 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। और हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य की ही, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और जब बात की जाती है भक्ति आंदोलन की तो क्लास 2 और क्लास 1 की एग्जामिनेशन में कई बार भक्ति आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन और संप्रदाय और दर्शन की बात करें तो शंकराचार्य उन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की और इसका दर्शन था अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय से जुड़े थे और उनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। और उसके बाद तीसरे संत है निम्बार्काचार्य, उन्होंने वो सनक संप्रदाय से जुड़े थे और उनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह यूनिक आइडिया आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जेम्स एम बैग्स का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहां आप देख सकते हैं जेम्स एम बैग्स का निधन हो गया। वो एक पूर्व नासा प्रमुख थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्व नासा प्रमुख। और बात करते हैं जेम्स एम बैग्स की। पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बैग्स का 94 साल की आयु में निधन हो गया। वह नासा के 6ठे प्रशासक थे। नासा ने जेम्स एम बैग्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे और बाद में एक दुर्घटना हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह दुर्घटना क्या थी
28 जनवरी 1986 को अंतरिक्ष शटल चैलेंजर लॉन्च होने के 73 सेकंड बाद हुए क्रैश के बाद जेम्स एम बेक्स ने अपना पद छोड़ दिया। और बात करते हैं नासा की, तो नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम होता है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है 28 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 अप्रैल। और बात करते हैं इस वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की, तो इसको हिंदी में बोले तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। तो किसके द्वारा मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बता है। हमारे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन कि इस दिवस को प्रति वर्ष कब से मनाया जा रहा है? 2003 से हर साल मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य है व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना। और यह किनके द्वारा मनाया जाता है? ILO के द्वारा। तो हम पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि 2019 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषीकृत एजेंसी है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कुल 187 सदस्य है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में की गई थी। और ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ILO के वर्तमान अध्यक्ष गाय राइडर। इतना आपको ILO के बारे में याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, सिप्री की हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत सैन्य व्यय में विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में SIPRI सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें 2019 में सैन्य व्यय में भारत रहा है तीसरे स्थान पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरे स्थान पर हमारा भारत देश। लेकिन दो और क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं कि पहले और दूसरे स्थान पर इसमें कौन रहा? तो अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। यानी कि पहले स्थान पर है अमेरिका। और 2019 में चीन का सैन्य खर्च 261 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। और हमारा भारत देश रहा है इसमें तीसरे स्थान पर। और विश्व के 3 शीर्ष सैन्य खर्चों के बाद रूस और सऊदी अरब क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहा है। और एक बात याद रखिए कि सिप्री का पूरा नाम क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिप्री का पूरा नाम होता है। तो सिप्री के बारे में हम जान ले तो इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 6 मई 1966 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में स्थित है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरशस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है। इतनी बात याद रखिए। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में ओजोन परत का छिद्र क्यों ठीक हो गया है? ओजोन परत का छिद्र ठीक होने का कारण कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन नहीं है। यह कारण है ध्रुवीय भंवर के कारण ओजोन परत का जो छिद्र था वो ठीक हो गया है। और हमारे समस्त पृथ्वी के जीव सृष्टि के लिए यह अच्छे समाचार है। तो हम बात करते हैं इस छिद्र की। तो यह छिद्र आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और इस छिद्र का निर्माण असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण हुआ था। लेकिन इस छिद्र के बंद होने का मुख्य कारण है ध्रुवीय भंवर।
और यह ओजोन परत के इतिहास में पाया गया सबसे बड़ा छिद्र था जो हाल ही में ठीक हो गया है। लेकिन एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि यह ध्रुवीय भंवर है क्या? ध्रुवीय भंवर एक सर्दियों में होने वाली घटना है और ध्रुवीय भंवर चक्रवाती वृत्ताकार हवाएं है जो पश्चिम से पूर्व की ओर समताप मंडल में चलती है और इसी के कारण यह जो ओजोन परत में जो पैरा बैंगनी किरणें जा सकती थी हमारे पृथ्वी को नुकसान कर सकती थी और यहां ओजोन परत का छिद्र ठीक हो गया है। छठा क्वेश्चन, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है? आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50,000। तो आरबीआई ने यह डिसीजन क्यों लिया? निवेशकों का भरोसा बना रहे और वो अपना पैसा बाजार से न निकाले, निवेशकों को पैसा डूबने का डर न सताए, इसीलिए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। और हाल ही में पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा है और इसीलिए हमारी आरबीआई ने यह डिसीजन लिया है और ताकि जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों का भरोसा बना रहे। और बात करते हैं आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास और वो हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द रूहदार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सुर्खियों में रहा है यह शब्द रूहदार और यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस नामक एक हाल ही में विकसित किया गया है वेंटिलेटर, यानी कि एक कम लागत वाला वेंटिलेटर है रूहदार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और हाल ही में वेंटिलेटर को लेकर कई बार करंट अफेयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और यह हमारे भारत देश के लिए और पूरे विश्व के लिए यह बढ़ती मांग है क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को वेंटिलेटर की जरूरत होती है और हमारे भारत देश में फिलहाल 40,000 ही वेंटिलेटर है और कभी भी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि दिन ब दिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए यह वेंटिलेटर को खोजना हमारे देश के लिए आवश्यक था। तो देखिए, आईआईटी बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने रूहदार नामक एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का आविष्कार किया है और इस वेंटिलेटर की लागत लगभग 10,000 रुपए है और इस डिजाइन की शुरुआत कश्मीर से आईआईटी बॉम्बे के प्रथम वर्ष के छात्र ने की थी और भारत में वर्तमान में केवल वेंटिलेटर सिर्फ 40,000 मौजूद है और इसीलिए यह रूहदार हमारे देश के लिए आशीर्वाद रूप हो सकता है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक नक्शे में लद्दाख को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाया है? तो हाल ही में एक नक्शे में लद्दाख को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाया है WHO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें इस इश्यू की, तो संयुक्त राष्ट्र के कई नक्शे कश्मीर के कुछ हिस्सों को विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख क्षेत्र को अलग अलग रंग में दर्शाया है और वर्तमान में चीन ने लद्दाख में 37,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है और इसी बात को लेकर भारत में चिंता बढ़ती जा रही है। और बात करते हैं WHO की, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में स्थित है। WHO के वर्तमान प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है और भारत भी WHO का सदस्य देश है और भारत में WHO का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। यह बात भी आप याद रखिए। 9वां क्वेश्चन,
बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रों जिलों संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6वीं अनुसूची। और यह करंट अफेयर में क्यों है? तो देखिए, कोविड-19 के कारण असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रों जिलों में राज्यपाल शासन लागू हो सकता है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का मौजूदा कार्यकाल 27 अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुका है और इसके लिए 4 अप्रैल 2020 को चुनाव होने थे, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और यहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसी बात को लेकर यह करंट अफेयर में है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रों जिलों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रों जिलों किसके द्वारा प्रशासित होता है? तो यह बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रशासित होता है। और बात याद रखिए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के वे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जहां हाल ही में चुनाव होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण वो हाल ही में नहीं हो सके। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में देवानंद कंवर का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? देवानंद कंवर जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो बिहार, त्रिपुरा के राज्यपाल थे और वो पश्चिम बंगाल के भी कुछ कार्यकाल के लिए राज्यपाल रह चुके हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी के लिए देवानंद कंवर वो राज्यपाल रह चुके हैं। तो बात करते हैं देवानंद कंवर की। 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 25 मार्च 2013 और 29 जून 2014 से त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल यानी कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य किया हुआ है। और इसीलिए देवानंद कंवर वो बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वह 2001 में तरुण गोगोई सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। यह बात भी आप याद रखिए, यानी कि वे एक राजनीतिज्ञ भी थे। 11वां क्वेश्चन, क्यूरी परिवार को कुल कितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं? क्यूरी परिवार को कुल 4 नोबेल पुरस्कार मिले हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 और विश्व का पहला ऐसा फैमिली जिसे 4 नोबेल पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ हो। और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि 20 अप्रैल 1902 को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस फ्रांस की एक प्रयोगशाला में पीच ब्लेंड नामक एक खनिज से रेडियोधर्मी रेडियम लवण को सफलतापूर्वक पृथक किया था और इसके हाल ही में 118 साल पूर्ण हुए और इसी बात को लेकर कई सारे न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल भी छपे और इसी बात को लेकर यह करंट अफेयर में है। तो आपने देखा कि मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी दोनों को 2 नोबेल पुरस्कार और मैरी क्यूरी की बेटी और उनके पति को भी 2 नोबेल पुरस्कार और इसी तरह 4 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ऐसा पहला परिवार। तो देखिए 1935 में रेडियोधर्मी तत्वों के कृत्रिम निर्माण पर किए गए संयुक्त कार्य के कारण रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी की पुत्री इरने क्यूरी और उनके पति एवं सहशोधकर्ता फ्रेडरिक जूलियट को दिया गया था और इसी तरह इस फैमिली को 4 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 12वां क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने किसको ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? अगला दूत डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है मनीषा सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनीषा सिंह और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं मनीषा सिंह को। लेकिन बात करें ओईसीडी की तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और इसमें हाल ही में दूत के रूप में नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह को। और मनीषा सिंह भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक है और वर्तमान में वे अमेरिका के विदेश विभाग में सहायक मंत्री के तौर पर कार्यरत है।
और बात करते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की। जुलाई 2018 में लिथुआनिया की सदस्यता के साथ वर्तमान में इस सदस्य देशों की कुल संख्या हो गई है 36। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और ओईसीडी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। 13वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 माह के लिए बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 माह। तो इस इश्यू की बात करें, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। तो बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जा सकती इसके तहत। और यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लिया गया है। यानी कि 6 माह तक बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। और बात करते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, और यहां हमें पूछा गया था कौन सा विकल्प गलत है। तो इनमें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। यानी कि ये ए ऑप्शन गलत था और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसका सही आंसर दिया है। और उनमें से है हर्ष अंताने जो सूरत से है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। और इसी के साथ धर्मवीर कुशवाहा, विप्स माली, धवल रावल, उन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है। कविता जैन और दलपत सांगड़ा ने भी इसका सही आंसर दिया। दलपत सांगड़ा गुजरात के दाहोद से है। और इसी के साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सुमित मोकरिया जो जूनागढ़ से है। प्रदीप कुमार, उन्होंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में और टू द पॉइंट लिखा है। तो प्रदीप कुमार को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बलोच अहमद खान ने लिखा है कि 26 अप्रैल सिविल सर्विस डे, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। और मकवाना किरण ने भी इसके बारे में सही फरमाया। और महाराष्ट्र के हिंगोली से गजानन सम्राट ने भी सही लिखा कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और हमारे 2 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है पटेल रूपम और विजय सावड़िया, उन्होंने भी इसके बारे में टू द पॉइंट बताया है। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द विलोकना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और उसी में से आपको सोचना है कि विलोकना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो तैयार हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलें, क्योंकि वीडियो की लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो दोस्तों 1 मिनट का वक्त हमारे लिए दीजिए और कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।